सोचो, एक ऐसा इंसान जो मरने के सालों बाद भी साल के करोड़ों रुपए कमा रहा है। एक ऐसा नाम जिसे गुजरे हुए सालों हो गए, लेकिन उसके गाने स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे आज के नए आर्टिस्ट को टक्कर दे रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन। पर क्या आपको पता है कि जिस सुपरस्टार को दुनिया ने अपने सराखों पे बैठाया, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही डार्क, इमोशनल और स्ट्रगल भरी रही है। एक तरफ ऐसी दीवानगी थी कि लोग उनकी एक झलक मात्र से ही बेहोश हो जाते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसी बीमारी जिसने उनका चेहरा बदल कर रख दिया। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। अभी हाल ही में जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंट्रोवर्शियल एप्स्टीन फाइल को पब्लिक किया था, तो उसमें माइकल जैक्सन का नाम भी आया था। तो क्या माइकल जैक्सन सच में उस बदनाम आइलैंड पर जाते थे? और क्या था प्रिंसेस डायना और माइकल जैक्सन का कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप का किस्सा? और सबसे बड़ा सवाल जो 25 जून 2009 को हुआ, वो एक एक्सीडेंटल डेथ था या फिर एक प्लान्ड मर्डर? और अगर आपको लगता है कि आप एमजे की कहानी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो अगले आने वाले कुछ मिनट आपके होश उड़ा देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम एमजे की कहानी को एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि एक इंसान किंग ऑफ पॉप बस कह देने से नहीं बन जाता। उस ओहदे को पाने के लिए कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत और कितने सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। सो हेलो, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं और भाई क्या चल रहा है। तो चलो अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि ये एमजे क्रेज शुरू कहां से हुआ। तो देखो, माइकल ने अपना करियर बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 नाम के एक बैंड में अपनी आवाज से पूरे अमेरिका का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। पर असली चेंज तो तब आया जब 1982 में उनका सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ। इस एक एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे रूल्स बदल दिए। बीट इट, बिलीज इन, थ्रिलर, इस एक एल्बम के लगभग सारे गाने मेगा हिट्स थे। और मजे की बात तो ये है कि ये आज भी दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग एल्बम है, जिसे आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। और फिर आता है वो मोमेंट जिसने माइकल जैक्सन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर वो फा मोमेंट बताने से पहले आप लोगों के लिए एक क्विज है। सो नमस्कार दिव्य सज्जनों, 7 करोड़ का सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हु इन्वेंटेड द मून वॉक? ऑप्शन ए माइकल जैक्सन, ऑप्शन बी चार्ली चैपलिन, ऑप्शन सी बिल बेली, या ऑप्शन डी मुझे घंटा नहीं पता। तो जो भी तुम्हारा आंसर है जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी है, तो दिस सेक्शन ऑफ वीडियो इज ओनली फॉर यू। और जिनका आंसर है ऑप्शन ए, वो आराम से बैठ के इस वीडियो का मजा ले। नाउ लेट मी टेक यू टू 25 मार्च 1983। मोटाउन 25 के स्टेज पर माइकल ने दुनिया के सामने पहली बार अपना सिग्नेचर स्टेप परफॉर्म किया, द मून वॉक। और इस पॉइंट पे आने के बाद बातें थोड़ी उलझ सी जाती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि माइकल जैक्सन ने ये स्टेप चार्ली चैपलिन से कॉपी किया था, क्योंकि चार्ली चैपलिन ने अपनी 1936 की मूवी द मॉडर्न टाइम में एक ऐसा ही बैकवर्ड ग्लाइडिंग स्टेप परफॉर्म किया था। कुछ लोग इस स्टेप का क्रेडिट 1950s के टैप डांसर बिल बेली या सोल ट्रेन के स्ट्रीट डांसर्स को देते हैं। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये बात सच भी है, क्योंकि इस स्टेप को पहले बैकस्लाइड कहा जाता था और माइकल जैक्सन ने इसे खुद इन्वेंट नहीं किया। और अगर तुम लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये उन्होंने कॉपी नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे रिफाइन किया। क्योंकि अगर हम पुराने क्लिप्स देखते हैं तो वहां पे वो स्टेप बहुत ही रो, बहुत ही ब्रेकेबल और बहुत ही अनइवन सा लगता है। लेकिन जब माइकल जैक्सन ने उसे परफॉर्म किया तो उन्होंने उसे फ्लूइड, लिक्विड, स्मूथ लाइक फील दिया, और उसे देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे वो सच में हवा में फ्लोट कर रहे थे। उन्होंने एक नॉर्मल स्ट्रीट डांस मूव को ग्लोबल फिनोमेना बना दिया और उसे नाम दिया द मून वॉक। उनका वो ग्रेविटी डिफाइंग स्मूथ क्रिमिनल लीन, उनका सिग्नेचर ब्लैक फेडोरा हैट और शाइनी व्हाइट सॉक्स, ये सब उनका यूनिक ब्रांड बन गया था। उनका क्रेज इस लेवल का था कि उनके हर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में 1 लाख से ज्यादा लोग आते थे। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हर वेन्यू पे एम्बुलेंस और मेडिकल टीम पहले से तैयार रहती थी, क्योंकि भीड़ में धक्का मुक्की और एक्साइटमेंट से लोग कॉन्सर्ट में बेहोश पड़ जाते थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज नो लॉन्गर जस्ट अ पॉप सिंगर, ही हैड ऑफिशियली बिकम द किंग ऑफ पॉप। एक ऐसा स्टार जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, एंड आई गेस ना ही कभी देख पाएगी। पर जैसे जैसे एमजे की फेम बढ़ी तो मीडिया भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सबसे बड़ा मजाक बनाया गया उनके बदलते रंग का। मीडिया ने अफवाह फैलाई कि माइकल ने गोरा होने के लिए प्लास्टिक सर्जरी या स्किन ब्लीचिंग कराया, और शायद इन्हीं अफवाहों की वजह से मेरे दिमाग में एक ऐसा इमेज बन गया था एमजे के लिए, और मुझे लगता था कि शायद उसने सच में गोरा होने के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराया। और मेरे दिमाग में एक बहुत ही वियर्ड सा इमेज बन गया था उनके बारे में। प्लास्टिक सर्जरी वाली बात तो ठीक है,
पर सच्चाई कुछ और ही थी। माइकल जैक्सन एक बहुत ही वियर्ड स्किन डिजीज से गुजर रहे थे, जिसे विटलेगो कहते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हुआ होगा तो देख लेना। लेकिन इस बीमारी में होता यह है कि बॉडी में से मेलेनिन खत्म होने लगता है और बॉडी पे व्हाइट और ब्लैक पैचेस पड़ने लगते हैं। अब सोचो, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसे करोड़ों लोगों के सामने स्टेज पे परफॉर्म करना है, वो इस चीज से कैसे डील करे। एमजे ने इस प्रॉब्लम का एक रास्ता निकाला। वो घंटों मेकअप पे लगाते थे ताकि वो डार्क पैचेस को कवर कर सके और एक इवन स्किन टोन अचीव कर पाए। आपको पता है, उनका आइकॉनिक एक हाथ का सिंगल व्हाइट ग्लव वो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था शुरुआत में। वो तो विटलेगो के पैचेस उनके हाथ में सबसे पहले आना शुरू हुए थे, तो उसे छुपाने के लिए वो ग्लव्स पहना करते थे। वो तो बाद में जाकर वो उनका स्टाइल बन गया और ऐसे ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दी। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसने अभी हाल ही में इंटरनेट पे तहलका मचा के रखा है, और कुछ लोगों ने तो उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वर्ल्ड वॉर 3 तक शुरू कर दिया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्स्टीन फाइल। जेफरी एप्स्टीन एक कॉन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, जिसका एक प्राइवेट आइलैंड था जहां बड़े बड़े अमीर और पावरफुल लोग जाते थे। जब कोर्ट रिकॉर्ड्स पब्लिक हुए तो एमजे का नाम उस फाइल पे देखकर लोगों ने उन पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स और रिपोर्ट्स को समझना जरूरी है, और थोड़ी सी रिसर्च हमने भी करके रखी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और फ्लाइट लॉग के मुताबिक माइकल जैक्सन पर एप्स्टीन आइलैंड पर किसी भी माइनर के साथ कुछ गलत करने का कोई भी सबूत नहीं मिला। इनफैक्ट रिकॉर्ड्स तो ये बताते हैं कि माइकल जैक्सन उस आइलैंड पे कभी गए ही नहीं थे। उनका नाम उस रिकॉर्ड पे इसलिए आया क्योंकि उन्होंने एक बार जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल किया था, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एप्स्टीन के बारे में सब कुछ बता दिया। माइकल जैक्सन का बचपन उनसे उनकी छोटी सी उम्र में ही छीन लिया गया था, थैंक्स टू हिज डैडी, और शायद इसलिए उन्हें बच्चों के साथ खेलना और उनका बचपन प्रोटेक्ट करना पसंद था। उन्होंने अपना एक अलग जगह भी बनाया था जिसका नाम था नेवरलैंड रंच, जो एक अम्यूजमेंट पार्क था। वो वहाँ पे गरीब बीमार बच्चों को लाते थे ताकि वो बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर सके और माइकल जैक्सन अपना बचपन फिर से जी सके। मीडिया ने उनकी इनोसेंट नेचर को ट्विस्टेड तरीके से दिखाया और बदनाम करने की कोशिश की, पर कोर्ट ने उन्हें हर एक चार्ज से पूरी तरह बाइज्जत बरी किया था। क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन की लाइफ में एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी थी, प्रिंसेस डायना। दोनों का रिश्ता काफी गहरा और यूनिक था। दोनों के बीच फोन पे घंटों बातें हुआ करती थी क्योंकि दोनों का दर्द एक जैसा था, वही अकेलापन का शिकार होना और अनवांटेड मीडिया अटेंशन। प्रिंसेस डायना की डेथ अपने आप में एक कहानी है जो कहीं ना कहीं एमजे के डेथ से भी जुड़ी हुई है, लेकिन वो कहानी कभी और। अब बात करते हैं उस अनफॉर्चुनेट दिन के बारे में, 25 जून 2009, जिस दिन दुनिया ने अपना सबसे बड़ा सुपरस्टार खो दिया। ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उनकी मौत एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन से हुई थी, यानी कि एक पावरफुल एनेस्थेटिक ड्रग की वजह से, जो उनके पर्सनल डॉक्टर ने ही उन्हें दी थी। उस डॉक्टर को बाद में इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के केस में जेल भी हुई थी। पर एक्सपर्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कुछ और ही कहानी कहती है। बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि एमजे अपनी अपकमिंग दिस इज इट कमबैक कंसर्ट की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में थे, और जिसकी वजह से उन्हें सीवियर इंसोमिया यानी कि नींद की बीमारी थी। और वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये दावा करती है कि एमजे को जानबूझकर मारा गया था क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ बड़े और पावरफुल लोगों के सीक्रेट रिवील करने वाले थे। और हाँ, एप्स्टीन महाशय के भी कुछ डार्क सीक्रेट्स रिवील करने वाले थे। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने अपनी मौत फेक की है और वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये सब सीक्रेट सोसाइटी वाली बातें सुनने में फैसिनेटिंग तो लगती है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ती। इस वजह से मैं इन सब भसड़ में पड़ता ही नहीं हूँ और इनसे 2 कदम दूर ही रहता हूँ। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पे। एक इंसान जो फिजिकली इस दुनिया में है भी नहीं, वो आज के जिंदा सुपरस्टार से भी ज्यादा कैसे कमा रहा है और कैसे इतना फेमस है कि उसकी बायोपिक मूवी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग फॉर अ बायोपिक बन गया। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। माइकल जैक्सन हर साल अपनी म्यूजिक कैटलॉग, स्ट्रीमिंग रॉयल्टी और मर्चेंडाइज से मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। उनके गाने आज भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे हर महीने करोड़ों बार स्ट्रीम किए जाते हैं। इसका कारण बेहद सिंपल है, उसका म्यूजिक टाइमलेस है। जो डांस स्टेप उन्होंने 80s में किए थे वो आज 2026 में भी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ट्रेंड करते हैं। उनका म्यूजिक हर जनरेशन के दिल को छूता है। उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है उसे कोई मिटा नहीं सकता। माइकल जैक्सन ने एक बार कहा था, म्यूजिक इज इमॉर्टल, और आज उनकी मौत के सालों बाद भी उनका ये कहना बिल्कुल सच साबित होता है। वो कल भी किंग ऑफ पॉप थे, वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या म्यूजिक सच में इमॉर्टल है? कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट्स जरूर बताना। अभी कमेंट्स पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, रिप्लाई भी करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।